स्टूडेंट्स, आज अपन साइंस में, जिसको विज्ञान कहा जाता है, इसमें आपके बहुत सारे ह्यूमन सिस्टम दे रखे हैं, मानव तंत्र, जिसमें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को आरंभ करेंगे। ठीक है, आज किसका अध्ययन करेंगे? पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक मैंने डायग्राम प्लॉट किया है। ये पूरा का पूरा डायग्राम पाचन तंत्र का है। इसमें सबसे पहले यहाँ से माउथ के बाद बकल कैविटी के बाद में ग्रसनी फेरिंक्स, फिर इसके बाद ये पूरी नलिका इसोफेगस, ये स्टोमक है, यहाँ पर लीवर, ये यहाँ पर पैनक्रियाज दिखा रखा है, और ये चारों तरफ से बड़ी आंत है जिसको हम कॉलन, रेक्टम और सीकम कह रहे होते हैं। यहाँ से लेकर के ये बीच वाला पार्ट पूरा छोटी आंत का है, जिसमें एक तो ये यू वाला पार्ट आता है। इस यू वाले पार्ट को ग्रहणी कहते हैं या ड्यूोडेनम कह रहे होते हैं। ठीक है, एक जेजुनम होता है जिसको मध्य क्षुद्रांत कह रहे होते हैं, और एक छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है इसको क्षुद्रांत कह रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन आप चाहो तो दो तरह से बता सकते हो। डेफिनेशन को बताने के लिए आप दो प्रकार काम में ले सकते हो। पहला तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो जटिल खाद्य पदार्थों को रासायनिक एवं एंजाइमी क्रियाओं की सहायता से छोटे, सरल एवं अवशोषण युक्त खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? पाचन तंत्र कह रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा हम सिंपल वे में दूसरा भी नाम दे सकते हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पाचन तंत्र कह देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होता है, सेल से फिर जब डिवीजन होगा तो मल्टी सेल बन जाएंगी। मल्टी सेल में जब डिवीजन होता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, और ग्रुप ऑफ सेल्स में जब डिवीजन होता है या फंक्शन होता है तो उससे किसका निर्माण होता है? टिश्यूज का निर्माण होता है। टिश्यूज किसको बनाते हैं? ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स किसको बना रहे होते हैं? सिस्टम को बना रहे होते हैं, और सिस्टम से तब जाकर के एंटायर बॉडी या संपूर्ण शरीर बनता है। इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पाचन तंत्र कह देते हैं। या दूसरा मैंने बताया वह तंत्र जो जटिल खाद्य पदार्थों को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा या एंजाइमेटिक रिएक्शंस के द्वारा सरल एवं छोटे तथा अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करता है, उसे पाचन तंत्र कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज ये आती है कि जो पाचन तंत्र होता है ये दो पार्ट से मिलके बनता है। एक पार्ट तो इसमें क्या होता है, जिसको हम आहार नाल कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल, या इसको डाइजेस्टिव केनाल भी कहा जा सकता है, या इसको एलिमेंट्री केनाल भी कहा जा सकता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो यहाँ पर पाचक ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां? पाचक ग्रंथियां। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पाचन तंत्र है हमारे शरीर का, यह पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर के बना होता है।
एक तो इसमें आहार नाल एलिमेंट्री केनाल होती है जिसको हम डाइजेस्टिव केनाल भी कह सकते हैं, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम पाचक ग्रंथियां कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिलकर के किसको बना रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा एक डायग्राम आपको बना रखा है। यहां से जब अपन शुरू कर रहे होते हैं तो माउथ से लेकर के ये पूरा का पूरा देखिए केनाल चलती जा रही होती है, कहीं पर चौड़ी होती है, कहीं पर पतली होती है, कहीं पर ये कुंडलित होती है, पूरे शरीर में ये यहाँ तक दिखाई दे रही है। ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल या इसको डाइजेस्टिव केनाल भी कह सकते हैं। और साथ में इसके साथ जो जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं जो इसके अंदर भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करेंगी, उसमें लार ग्रंथियां आती हैं। इसके बाद में आग्नेयाशय जिसको हम पैंक्रियास कह रहे होते हैं, इसके बाद में लीवर जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, यकृत कह रहे होते हैं। और साथ में इस आंत के अंदर या आहार नाल के अंदर भी बहुत सारी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं, वो भी यहाँ पर किसका स्राव कर रही होती है, पाचक रसों का, जो आहार नाल में या उस डाइजेस्टिव केनाल के अंदर भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर किसको लें, आहार नाल को। तो आहार नाल को जब लेंगे तो आहार नाल में आप देखिए कौन कौन से अंग सम्मिलित हो जाते हैं, आहार नाल को कौन कौन से अंग मिलकर के बना रहे होते हैं, ये अपने को बताना होगा। आहार नाल में सबसे पहले यहां से अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसमें, माउथ जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, मुख। ये कहां पर खुल जाता है, मुख गुहिका में। मुख गुहिका को कह रहे होते हैं बकल कैविटी। और ये कहां पर खुलेगा, ग्रसनी में, जिसको कह रहे होते हैं फैरिंक्स। ये फैरिंक्स कहां पर खुलती है, ग्रास नाल में, जिसको कह रहे होते हैं इसोफेगस। और ये जो ग्रास नाल होता है ये कहां पर खुल जाता है, आमाशय में, जिसको हम कह रहे होते हैं स्टोमक। और ये जो आमाशय होगा ये कहां पर खुलेगा, छोटी आंत में, जिसको हम कह रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी आंत होगी, छोटी आंत। छोटी आंत किस में खुल जाएगी, बड़ी आंत में, जिसको क्या नाम दिया जा रहा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये यहां पर रेक्टम की सहायता से या मलाशय की सहायता से कहां पर खुल जाती है, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर खुल जाती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, एनस कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पाचक ग्रंथियां केवल कितनी होती हैं यहाँ पर, नेमली 3। एक नाम यहाँ पर दे दीजिए लार ग्रंथियों का, जिनको हम सैलावरी ग्लैंड कह रहे होते हैं। दूसरा नाम दे दीजिए यहाँ पर यकृत का, जिसको हम लीवर कह देते हैं। तीसरा नाम दे दीजिए यहाँ पर किसका, आग्नेयाशय, जिसको पैंक्रियास भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये सारे पार्ट्स मिलकर किसको बना रहे होते हैं, पाचन तंत्र को बना रहे होते हैं। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाता है कि पाचन तंत्र किससे मिलकर के बनेगा, तो हमें बताना पड़ेगा कि पाचन तंत्र आहार नाल प्लस पाचक ग्रंथियां दोनों मिलकर के बना रही होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बनता है। एक उसमें एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल होती है, और दूसरा भाग क्या होता है, पाचक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को इलस्ट्रेट करते हैं या इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत कर रहे होते हैं, इसकी मुख से शुरुआत कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे मुख बना दें और पूरा ये हेड बन जाएगा, और उसके अंदर ये पूरा सिस्टम पड़ जाता है शरीर के अंदर। और ये मुख किस में खुल जाता है, मुख गुहिका में। मुख गुहिका किस में खुल जाती है, ग्रसनी में। ग्रसनी किस में खुलता है, एक लंबा पाइप है ग्रासनाल, और ये ग्रासनाल कहां पर खुलेगा, आमाशय में। और ये जो आमाशय होता है ये हमारे डायाफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा में किधर पाया जाता है, बाईं तरफ पाया जाता है। ठीक है,
इसके बाद यहां से छोटी आंत शुरू हो जाती है। यहां से कौन सी आंत शुरू हो जाएगी? छोटी आंत। छोटी आंत में पहला भाग ये ग्रहणी जो यू आकार का दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद दूसरा भाग जो कम कुंडलित होता है, इसको हम जैजुनम कह रहे होते हैं। और तीसरा जो भाग होता है ये क्षुद्रांत या इलियम होता है, जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। ये भाग बड़ी आंत के साथ जहां पर जुड़ता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? सीकम या अंधनाल कहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां से ये कौन सी आंत शुरू हो जाती है? बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये बड़ी आंत का कॉलम वाला पार्ट बृहदांत क्या कहला रहा होता है? आरोही। ये क्या कहला रहा होता है? अनुप्रस्थ। और ये क्या कहला रहा होता है? अवरोही बृहदांत। यहाँ पर ये मलाशय जिसमें मल एकत्रित होता है और ये गोदा होती है जिसके द्वारा इस मल को समय समय पर पास आउट कर दिया जाता है या शरीर से त्याग दिया जाता है या इसको वायुक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर देखिए जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं, यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट अंधनाल होता है। इसमें एक नीचे की तरफ फिंगर की समान संरचना निकली रहती है। इसको हम कह रहे होते हैं क्रम रूपी परशेषिका। और ये हमारे शरीर में अवशेषी पार्ट होता है। अवशेषी पार्ट का मतलब होता है कि इसका यहाँ पर किसी तरह का कोई भी काम नहीं है। इट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको हम अवशेषी अंग कह रहे होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कोई और भी है, जैसे सपोज करिए अगर आप अपना ये कान वाला पार्ट जिसको हम बाह्य कर्ण कह रहे होते हैं, कान पल्लव, ये भी हमारे शरीर में अवशेषी है। इसका कोई भी काम नहीं है। अगर आप देखो इस पे मक्खी भी बैठ जाए तो अपने आप उसको ये कान उसको हटा नहीं सकता। तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर मसल्स एक्टिवेट है ही नहीं, ये दिखाई दे रहा है अवशेषी है, वेस्टिजियल है, कोई काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये क्रम रूपी परशेषिका जो होता है जिसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कह रहे होते हैं, ये केवल कैसा पार्ट है? अवशेषी भाग होता है। इसका कोई भी यहाँ पर फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा होता। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो यू वाला पार्ट है जिसको हमने ग्रहणी या ड्यूडिनम कहा था, इसमें पत्ते के आकार की एक अनियमित आकार की ग्रंथि जिसको हम पैंक्रियास कह रहे होते हैं, ये पाई जाती है। ये मिश्रित ग्रंथि के रूप में काम कर रही होती है। यहाँ से अग्न्या से रस स्रावित होता है और ये इस छोटी आंत के पहले वाले भाग में आता रहता है। ये लीवर है, यहाँ से गाल ब्लैडर इसमें लगा होता है जिसको हम जीवी कह रहे होते हैं। ये जो गाल ब्लैडर होता है इसमें पित्त रस भरा होता है और पित्त नलिका के द्वारा ये भी यहाँ छोटी आंत में पहुंच जाता है। इस छिद्र को ओडाई की अवरोधनी नियंत्रित कर रही होती है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओडाई यहाँ पर वैज्ञानिक था जिसने इस अपर्चर को खोजा था, इसलिए इसको हम ओडाई का अपर्चर या ओडाई स्फिंक्टर कह रहे होते हैं, जो क्या करता है? इसको यहाँ पर ये छिद्र को रेगुलराइज करता है या छिद्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम जब आप एक बार समझ लेते हैं तो उसके एक एक पार्ट को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एक पार्ट को आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें अब अपने को क्या समझना है? सबसे पहले इसमें अब अपन लेंगे आहार नाल, इसके बाद में पाच्य ग्रंथियां, और आहार नाल में भी एक एक पार्ट अपने को समझना है। अब अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तब हमें बताना होता है कि वह नलिका जो मुख से प्रारंभ होकर कहां तक फैली होती है? गुदा तक फैली होती है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? आहार नाल कह रहे होते हैं। अर्थात मनुष्य में ये कहां से लेकर के शुरू होती है? मुख से, और मुख से प्रारंभ होकर के कहां तक फैली होगी? गुदा तक फैली होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं मुख से कहां तक? एनस तक। ठीक है, कैसी होती है? लंबी होती है, एलोंगेटेड, कोमा कॉइल्ड होती है, कुंडलित, तथा किस रूप में पाई जाती है? पेशीय नलिका के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? पेशीय नलिका के रूप में पाई जाती है। ठीक है, में पाई जाती है।
अब देखिए ये जो नलिका होती है जो मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई है, लंबी है, कुंडलित है, मस्कुलर ट्यूब के रूप में है। ये नलिका हमारे शरीर में मृत अवस्था के पश्चात रिलैक्स होने के कारण लंबी हो जाती है, जबकि सामान्य अवस्था में इसकी लंबाई उतनी नहीं होती है। अब इस आहार नाल को हम सबसे पहले जब शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुख और मुख गुहिका। ठीक है, कहां से शुरू करेंगे? मुख और मुख गुहिका। जब हम सबसे पहले मुख से शुरू करेंगे तो मुख के बारे में क्या बताएंगे? ये जो मुख होता है ये क्या होता है बताओ? ये मुख दो ओष्ठों से घेरा हुआ अपर्चर ही तो है। एक अपर लिप है, एक लोअर लिप है। अपर लिप और लोअर लिप से जो सराउंडेड भाग है या सराउंडेड अपर्चर है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? मुख कह देते हैं या माउथ कह देते हैं। इट मींस माउथ इज ओनली अपर्चर। क्या है ये? एक छिद्र होता है जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं या भोजन को अंदर ले जाते हैं। ठीक है ना? तो मुख कैसा बताओगे? दो ओष्ठों से घिरा हुआ अपर लिप और लोअर लिप से घिरा हुआ अपर्चर है, और ये अपर्चर कहां पर खुल जाएगा? अंदर की तरफ एक गुहिका में खुल जाता है, और जो गुहिका होती है उसका आकार बाउल शेप्ड होता है, कटोरे के आकार का होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं बक्कल कैविटी। क्या कह रहे होते हैं? बक्कल कैविटी। अब देखिए ये जो बक्कल कैविटी होती है, इस बक्कल कैविटी का जो ऊपर वाला भाग होता है या छत वाला भाग होता है वो क्या होता है? तालु होता है, जिसको हम पैलेट कहते हैं। क्या होता है? तालु, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? पैलेट। और ये दो भागों में बना होता है, एक तो हार्ड पैलेट के रूप में, हार्ड पैलेट को कह रहे होते हैं कठोर तालु, और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट, जिसको हम कह रहे होते हैं कोमल तालु। आगे की तरफ जो मुख गुहा की छत है उसमें आगे की तरफ जो तालु है या ऊपर वाला भाग है वो तो क्या कहला रहा होता है? कठोर। और ठीक उसके पीछे की तरफ जो भाग लगा होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? सॉफ्ट पैलेट कह रहे होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि ये जो हार्ड पैलेट होता है या कठोर तालु होता है, इस पर उभार जैसे पाए जाते हैं, जिनको तालु बलियां कह देते हैं। क्या कह रहे होते हैं? तालु बलियां। उभार जैसी दिखाई दे रही होती है, लाइनिंग जैसी दिखाई दे रही होती हैं। शाकाहारी प्राणियों में तो ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होती हैं, लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं या कार्निवोरस होते हैं उनमें जो कठोर तालु होता है उस पर अलग से दिखाई दे रही होती है कि बहुत सारी लाइन या रिज लगी हुई हैं या वहां पर बहुत सारे उभार लगे हुए हैं। उन उभार को हम नाम दे रहे होते हैं तालु बलियां। ठीक है, अब ये जो तालु बलियां होती हैं ये क्या करती हैं? जब मुख गुहा में भोजन को चबाया जाता है तो ये मुख गुहा से भोजन को फिसलने से रोकने का काम कर रही होती हैं, जबकि शाकाहारी में ये बहुत अधिक विकसित नहीं होती हैं। अब इसके बाद जो बक्कल कैविटी का आधार वाला भाग होता है उसमें आपने देखा होगा एक मार्शल जिब्या पड़ी होती है। कैसी जिब्या? मार्शल जिब्या पड़ी होती है। ये जो मार्शल जिब्या होती है जिसको हम फ्लैशी टॉन्ग कह देते हैं, कौन सी टॉन्ग बोलते हैं? फ्लैशी टॉन्ग, मार्शल जिब्या। ये मार्शल जिब्या मुख गुहा के अधर में फर्श पर पड़ी होती है, फ्लैशी होती है, और ये किसके द्वारा जुड़ी होती है? नीचे की तरफ, जिसे हम कह रहे होते हैं फ्रेन्यूलम लिंगुअल या लिंग्वी भी कह देते हैं। ये फ्रेन्यूलम लिंग्वी के द्वारा नीचे की तरफ या आधार वाले भाग में जुड़ी रहती है। आप कभी भी देखिए इसको देख सकते हैं, जब हम इस टॉन्ग को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो आपने देखा होगा मुख गुहा में आधार वाले भाग में दो बलन जैसे होते हैं जहां पर ये जुड़ी होती है। जो दो बलन या फोल्ड दिखाई दे रहे होते हैं
उसी वाले पार्ट को हम क्या कह रहे होते हैं, फ्रेन्यूलम लिंग्वी कह रहे होते हैं या फ्रेन्यूलम लिंगुअल कह रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो पार्श्व भाग होते हैं वो भित्तियों के द्वारा घेरे होते हैं। इस कारण से जो मुख्य गुहा होती है ये कैसी हो जाती है, कटोरे के आकार की हो जाती है, बाउल शेप्ड हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज, ये जो मांसल जिह्वा होती है ये क्या कर रही होती है। इस मांसल जिह्वा का आपने कार्य देखा होगा। ये मांसल जिह्वा को पूरी मुख गुहा में स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है। ठीक है, ये जो मांसल जिह्वा होती है इसकी सतह पर क्या पाई जा रही होती है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं, जिनको हम टेस्ट वर्ड्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, टेस्ट वर्ड्स। ये यहां पर 4 प्रकार की होती हैं। एक तो वे होती हैं जो मीठे के स्वाद को हमें ज्ञान करवा रही होती हैं, एक होती हैं जो नमकीन स्वाद का हमें ज्ञान करवाती हैं या टेस्ट करवाती हैं, और एक वे होती हैं जो खट्टा तथा कैसे का ज्ञान करवा रही होती हैं, कड़वे का ज्ञान करवा रही होती हैं। ठीक है ना, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जिह्वा होती है ये जिह्वा क्या करती है, ये जिह्वा हमें विभिन्न प्रकार के भोजन में स्वाद का ज्ञान करवाती है, और वो स्वाद का ज्ञान किसके कारण होता है, उन पर पाई जाने वाली या जिह्वा पर पाई जाने वाली जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उनसे हमें स्वीटनेस या मीठे का पता लगता है, साल्टी टेस्ट का पता लगता है, बिटर टेस्ट का पता लगता है, सॉर टेस्ट का पता लगता है। ठीक है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, आपने देखा होगा करेला है, और इसके साथ में आपने देखा होगा दही है, नींबू है, इस तरह की बहुत सारी इमली है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी मांसल जिह्वा होती है इसका मुख्य कार्य हमें क्या बताना होता है, स्वाद का ज्ञान करवाना होता है। ठीक, इसके पश्चात आगे जब हम जा रहे होते हैं तो ये कहते हैं जो हमारा मुख होता है ये दोनों जबड़ों के द्वारा घेरा रहता है, दोनों जबड़ों के द्वारा घेरा रहता है। ठीक है, द्वारा घेरा रहता है। अब आपने देखा होगा जबड़ों में क्या पाए जा रहे होते हैं, दांत होते हैं। जबड़ों में क्या लगे होते हैं, टीथ लगे होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, दांत कह रहे होते हैं। ठीक, और ये दांत यहाँ पर क्या करते हैं, मुख गुहा में भोजन को चबाने का, काटने का, पीसने का काम कर रहे होते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही मुख गुहा में भोजन पहुंचता है और जब दांत उसको चबाना, तोड़ना या पीसना प्रारंभ कर देते हैं तो यहां से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम फिजिकल डाइजेशन या हम भौतिक पाचन या हम इसका एक नाम और दे देते हैं, मैस्टिकेशन भी कह देते हैं, अर्थात चबाना। ठीक है, और जब भोजन को चबा लिया जाता है और उसके साथ अच्छी तरह से लार को मिला दिया जाता है तब जो क्रिया होती है उसको कह रहे होते हैं डीग्लूटिशन या निगलना, और वो वास्तव में केमिकल डाइजेशन होता है, रासायनिक पाचन होता है, क्योंकि उसमें लार मिलाई जाती है और लार में केमिकल्स होते हैं, मींस पाचक रस होते हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमारी मुख में 2 प्रकार का पाचन प्रारंभ हो जाता है, एक तो भौतिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में मैस्टिकेशन होता है और रासायनिक पाचन में डिग्लूटिशन होती है। जैसे ही भोजन बकल कैविटी में पहुंचता है तो जबड़ों में जो दांत लगे होते हैं ये दांत क्या करते हैं, उस भोजन को तोड़ने, चबाने या पीसने का काम करना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए ये जो दांत होते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। एक जो यहाँ पर होता है उसको हम कह रहे होते हैं हेट्रोडोंट। क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट। और दूसरे तरह के होते हैं उनको कह रहे होते हैं डाइफायोडोंट।
और जो तीसरा तरीका होता है, प्रकार होता है, उसको कह रहे होते हैं थीकोडॉन्ट। क्या कह दिया जाता है? थीकोडॉन्ट। ठीक है। ये जो हेटेरोडॉन्ट होता है इसको कह रहे होते हैं विषमदंती। इनको कहा जाता है द्विवारदंती। और इसको कहा जाता है गर्तदंती। ठीक है। विषमदंती का मतलब क्या होगा कि दांत एक जैसे नहीं है। हमारी मुख गुहा में जो दांत पाए जा रहे होते हैं ये 4 प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है ना। इसलिए ये सब एक जैसे नहीं है, अलग अलग तरह के हैं। इस कारण से इनको नाम क्या दिया गया? विषमदंती। इसमें देखिए एक प्रकार होता है जिनको हम कह रहे होते हैं इंसीजर। इनको हिंदी में नाम दिया जा रहा होता है कृंतक। ये जो कृंतक दांत होते हैं ये हमारे जबड़ों में सामने वाले दांत होते हैं और इनको हम बाइटिंग टीथ कह रहे होते हैं। बाइटिंग का मतलब होता है काटने और कुतरने वाले दांत। ठीक है। ये क्या करते हैं? भोजन को काटने और कुतरने का काम कर रहे होते हैं। ये सामने वाले दांत होते हैं और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये बिल्कुल चीजिल के समान होते हैं, छैनी के समान होते हैं। इसलिए ये आसानी से काटने का काम कर रहे होते हैं। सामने वाले दांतों को क्या कर रहे होते हैं? कृंतक। इसके बाद आते हैं केनाइन्स। इनको कहा जाता है रदनक। ये हमारी मुख गुहा में दोनों जबड़ों में 2 की संख्या में होते हैं। कृंतक दांतों के पास में पाए जाते हैं और इनका काम होता है भोजन को चीरने फाड़ने का। भोजन को चीरने और क्या करने का? फाड़ने का। ठीक है। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनमें ये दांत बहुत अधिक विकसित प्रकार के होते हैं, बहुत अधिक डेवलप्ड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, डरावने होते हैं। जबकि शाकाहारी में ये सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स। कौन से दांत? प्रीमोलर्स। इनको कहा जाता है आग्र चवणक। ये जो दांत होते हैं ये भोजन को चबाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ऊपर से ये चौड़े होते हैं, हल्की सी इनमें एक गर्त होती है और उस गर्त में चारों तरफ रेस या धारियां पाई जाती हैं जो भोजन को चबाने और पीसने में सहायता करती हैं। ठीक है। और इनकी जो संख्या होती है वो प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जिनको हम कह रहे होते हैं मोलर्स और इनको कहा जाता है चवर्णक। ये दोनों जबड़ों में बिल्कुल अंत में होते हैं। इनकी बनावट भी प्रीमोलर की जैसी ही होती है। ऊपर से चौड़े होते हैं, हल्का सा बीच में कैविटी या गर्त या गुहा पाई जाती है और चारों तरफ दरारें जैसी लगी होती हैं। इनका भी मुख्य काम भोजन को पीसना, चबाना होता है। ठीक है। ग्राइंड करना होता है। और इनकी भी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 6 होती है। इस तरह से नंबर जो दांतों का होता है वो लगभग कितना दिखाई दे रहा होता है? 32। अर्थात ये जो दांत मैंने आपको बताए हैं 4 प्रकार के, जिनमें इंसीजर, केनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर्स होते हैं, इन दांतों को ही हम कौन से दांत कह रहे होते हैं? हेटेरोडॉन्ट या विषमदंती कह रहे होते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? ओके।